हेलो एवरीवन, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। हैप्पी टीचर्स डे 2023। शिक्षक दिवस की मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। देखिए, मैंने स्पेसिफिकली ऐसा नहीं कहा कि आई जस्ट वांट टू विश टीचर्स ओनली। क्यों? क्योंकि देखिए, हर एक इंडिविजुअल, हर एक जीव से या हर एक निर्जीव वस्तु से हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। वो हमारे सीखने की क्षमता और दूसरे व्यक्ति की सिखाने की क्षमता पर निर्भर करता है। देखिए, जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको सिखाएगा, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम दूसरे व्यक्ति से कितना सीख सकते हैं। ठीक है, हमें एक बात कहना चाहूंगी कि लाइफ में खुल के जिए। ठीक है, खुल के जिए, दूसरों की रिस्पेक्ट करें, दूसरों से सीखें। हर एक मोमेंट कुछ ना कुछ सिखाता है। अब इंसान गलतियां भी करता है और सही काम तो करता ही है। ठीक है, गलतियां और सही काम, हम दोनों चीजों के साथ साथ चलते हैं, बट वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस। गलतियों से सीखें और हर एक इंडिविजुअल से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक बात में कुछ ना कुछ सीख छुपी होती है। ओके, सो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। सो एज लास्ट ईयर आई हैव एक्सप्लेन्ड वेरी वेल about Teachers Day, that what is the reason behind the celebration of Teachers Day and so on. So let's start with that what is the theme of 2023 Teachers Day. इस बार का थीम क्या है उस पे बात करते हैं। सो देखिए, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ द एजुकेशन रिकवरी। ठीक है, रिकवरी क्या होता है? रिकवरी होता है कि किसी चीज से आप हील कर रहे हैं, कि उस चीज में कोई डिफेक्ट सा आ गया था, कोई प्रॉब्लम आ गई थी एंड यू आर रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। मीन्स रिकवरी मीन्स यू आर अगेन कमिंग बैक टू द नॉर्मल फेज। ओके, सो व्हाई द थीम इज एजुकेशन रिकवरी। क्या, देखिए, हर एक बात का कोई ना कोई रीजन होता है। तो इस बार क्या रीजन है इसका एजुकेशन रिकवरी का? क्योंकि क्या हुआ कि देखिए, कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा था, तो कोविड-19 पेंडेमिक में भी बहुत सारी, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, चाहे शिक्षा की सुविधाएं हो, बहुत सारे हमारे ऐसे काम थे जो कंटिन्यू रहे। इतनी महामारी आने के बाद भी, इतना बड़ा पेंडेमिक आने के बाद भी कुछ काम कंटिन्यू रहे। उनमें से एक है शिक्षा। तो उसके लिए देखिए, शिक्षा कैसे कंटिन्यू रहे, हाउ वी वर एबल एट दैट टाइम टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ईच एंड एवरी बीइंग बाय द मेथड ऑफ डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन ने हमारा बहुत हेल्प किया, अदरवाइज देयर विल बी सो मेनी प्रॉब्लम्स। कैसे हम उस चीज से निकलते, वो बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है, सो क्या हुआ कि उस कोविड-19 पेंडेमिक के फेज के दौरान भी एजुकेशन कंटिन्यू रही। कैसे? सो इट एंश्योर्स, ये थीम इसलिए रखा गया है क्योंकि हम रिकवरी कर रहे हैं, वो चीजें रुकी नहीं, वो चलती रही। सो कंटिन्यूटी ऑफ द लर्निंग मीन्स लर्निंग जारी रही एंड रिकवरी ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम द इम्पैक्ट्स ऑफ द पेंडेमिक। और कैसे पेंडेमिक के दुष्प्रभावों से लड़कर हम बाहर नॉर्मल स्टेज पे आ रहे हैं। रिकवरी मीन्स हाउ वी आर कमिंग बैक टू द नॉर्मल। ओके, सो दिस इज द थीम, और ये होना भी चाहिए थीम, बिकॉज वी आर अगेन कमिंग बैक टू द नॉर्मल स्टेज। ओके, सो अगेन हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। देखिए, 2023 के शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं इस बार जो टॉपिक लेना चाहूंगी दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा ये टॉपिक लेने का रीजन क्या है? एक्चुअली एज आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड अबाउट टीचर्स डे लास्ट ईयर 2022 में मैंने बहुत अच्छे से टीचर्स डे के बारे में बताया था कि कैसे ये एक ट्रिब्यूट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। उनका बर्थडे जो है वो हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं ज़्यादा डिटेल्स के लिए। सो टुडे आई वांट टू डिस्कस अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, संविधान का हमारे जीवन में बहुत 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 महत्व है। वाई आई एम सेइंग सो मेनी टाइम्स कि बहुत बहुत बहुत, क्योंकि आपको भी पता है आपकी हर एक एक्टिविटी, हर एक चीज़, हर एक इंसान, हर एक रूल, हर एक चीज़ के कुछ नियम हैं। ठीक है, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत 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 ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? संविधान। अब ये संविधान होता क्या है? आई वांट कि हर एक इंडिविजुअल को पता हो, हर एक इंसान जो है वो इस बारे में जाने कि संविधान है क्या, क्योंकि आपका पूरा जीवन जो है वो संविधान पर निर्भर करता है। खाने पीने से लेकर, शादी विवाह से लेकर, या एजुकेशन सिस्टम की बात करें, या रोड की बात करें, ड्राइविंग की बात करें, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर, रूल्स कैसे होने चाहिए, ठीक है, अल्कोहल ड्रिंकिंग, व्हाट एवर सो ऑन, हर एक एक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो आखिर ये संविधान है क्या? तो देखिए, डिस्कस करते हैं। सो आपको बिल्कुल एक बेसिक आइडिया दूंगी। आई एम नॉट गिविंग सम वेरी ग्रेट लेक्चर और वेरी थ्योरेटिकल लेक्चर ओवर दिस टॉपिक, बट आई जस्ट वांट टू मेक एवरीवन अवेयर अबाउट व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बेस, सबको थोड़ा बहुत एक बेस का ज्ञान होना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन की अगर बात करें कि संविधान होता क्या है, सो इट इज अ डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ओके, क्या समझे कि ये डॉक्यूमेंट है,
ठीक है, डॉक्यूमेंट बोल सकते हो या बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं कि एक ही डॉक्यूमेंट है या ओके एक ही डॉक्यूमेंट, मीन्स इट इज काइंड ऑफ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स या बहुत सारा सेट है ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का। कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इट इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रूल्स दैट डिटरमाइन हाउ अ कंट्री और स्टेट शुड रन। जो हमें ये बताता है, संविधान हमें क्या बताता है कि जो हमारा सेंटर है या जो हमारी स्टेट है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार को कैसे काम करना है, केंद्र जो है और जो राज्य है उन्हें कैसे काम करना है, एक बैलेंस बताता है, क्या कायदे कानून क्या नियम है, ठीक है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ना हो ना, और मान लीजिए किसी चीज के कोई रूल्स ना हो, तो हर बंदा अपने हिसाब से काम करेगा, हर इंसान कोई रूल फॉलो ही नहीं करेगा, तो वो अपने हिसाब से जिंदगी जिएगा। कोई बोलेगा मुझे ये करना है, कोई बोलेगा मेरे को ये करना है, तो एक लिमिट नहीं होगी, एक रूल्स नहीं होंगे। तो रूल्स हमें एक लिमिट में रखते हैं, ठीक है। रूल्स हमें लिमिट्स प्रोवाइड करते हैं, हमें हमारी सीमाएं बताते हैं कि यू कांट क्रॉस दीज लिमिट्स, इफ यू विल देन यू हैव टू पे फॉर दैट, ओके। सो देखिए, तो समझे आप मेरी बात, क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल क्या होता है? मौलिक, मूल, मीन्स विच इज़ वेरी 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 एसेंशियल, बहुत ही ज़्यादा जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो हमारा मूल है, जहाँ से हम ओरिजिनेट हुए हैं, हमारा जीवन इसके बिना है ही नहीं। समझ रहे मेरी बात? सो डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रूल्स दैट डिटरमिन हाउ अ कंट्री और स्टेट शुड रन। सो who is the father of the constitution? As we all know, I think everybody should know that डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत 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 बड़ा रोल है संविधान को बनाने में। बहुत सारे व्यक्तियों का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, बट स्पेशली आई वांट टू मेंशन दिस पर्सन, ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हम थोड़ा देखेंगे इन्हीं का रोल क्यों है, इन्हीं को क्यों फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, थोड़ा सा देखेंगे, ओके। एंड अब देखिए, कई लोगों को ये नहीं पता है बात, दैट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन बाय, अब वाई आई एम फोकसिंग ऑन द वर्ड रिटन। देखिए, जो संविधान है ना, वो रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है। मीन्स कुछ देश आपको ऐसे मिलेंगे जिनका संविधान कुछ नहीं है, एक लाइब्रेरी सी है, वहां पर बहुत सारी बुक्स हैं और उन्हीं को बेसिस पे कुछ रूल्स को वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन हमारे इंडिया का कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड वन वेरी स्पेशल फैक्ट, I will mention it later also, but one very special fact कि हमारे इंडिया का संविधान दुनिया का, विश्व का सबसे लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे लंबा संविधान, सबसे बड़ा संविधान है भारत का, ओके जी। नेक्स्ट इज इट इज रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो किस महान हस्ती ने इसे लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। ये जो व्यक्ति हैं बहुत ही महान व्यक्तित्व हैं। ये बेसिकली देखिए, रिटन बाय मींस इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिटन। अब इन्होंने इतनी सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा है, यू कैन गूगल, ओके, आप गूगल कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट को। 6 महीने का लगभग समय इन्हें लगा था उसे लिखने के लिए, ठीक है। वी विल डिस्कस कि कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या क्या। तो 6 महीने का समय लगा, तो सोचिए आप कितना लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड हिज हैंड राइटिंग वो सो स्पेशल, ओके, विद द यूज ऑफ द स्पेशल पेन एंड स्पेशल ब्रश he has written the constitution in a very very beautiful handwriting। and आपको एक बार जरूर गूगल करके देखना चाहिए कि कैसा इन्होंने लिखा है। हैंडराइटिंग इज ऑसम, आई जस्ट वांट टू से। सो इस टेक्निक को, ये जो सुंदर लिखने की टेक्निक थी ना कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम कैलीग्राफी बोलते हैं, कैलीग्राफी, ओके। देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, ओके, एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, यानी कि हमारा रिपब्लिक डे है ना, हम बनाते हैं ना, गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं हर साल 26 जनवरी को, तो वो भी इसी के बेसिस पे है, क्योंकि हमारा संविधान इस दिन लागू हुआ था। देखिए, अडॉप्ट करना क्या होता है कि जो संविधान है ना, उसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे बनने में। वी विल डिस्कस, ठीक है। तो ये जो सारा टाइम था, और जब इसका एंड हुआ, संविधान का जो फाइनल कंक्लूजन निकला, फाइनल जो प्रोसेस खत्म हुआ बनाने का, उसे हम बोलते हैं कि हमने अडॉप्ट कर लिया, कि ये जी फाइनल था और हमने इसको मान लिया। एंड केम इनटू फोर्स मींस जहां पे गवर्नमेंट की बात हो जाएगी, लीगल बात हो जाएगी कि ये चीज जनता को माननी पड़ेगी, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम डिमांडेड बाय। अब देखिए, सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया कहाँ से आया, तो इसका बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है, विच आई वॉन्ट डिस्कस, बिकॉज बहुत डिटेल में हो जाएगा। आई हैव टू गिव सो मैनी लेक्चर्स ओवर दिस थिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट क्यों आया, ठीक है। आप सब जानते हैं कि अंग्रेज हम लोगों पर क्या करके गए हैं, राज करके गए हैं, है ना। अंग्रेजों ने हम पे क्या किया, बहुत सालों तक, कई सालों तक, 100 सालों तक, उससे ज़्यादा सालों तक राज किया है हम पे, ठीक है। सो टू ओवरकम दैट थिंग,
वी हैव टू बिल्ड और वी हैव टू प्रिपेयर आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस INC ने ये डिमांड 1934 में उठाई थी, ठीक है। लेकिन संविधान बनना कब शुरू हुआ? 1946 में एक्चुअल में, ठीक है। डिमांड तो 1934 से उठी, लेकिन पता है ना, हम तो अंग्रेजों के अंडर थे, तो एकदम डिमांड तो नहीं मानी जानी थी, ठीक है। तो फाइनली जो वर्क शुरू हुआ था वो कैसे शुरू हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया गया, ठीक है। और वो बन के आई थी 9 दिसंबर 1946 को, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली सिटिंग थी। देखिए, तो क्वेश्चन अराइज करता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को बनी, इसमें क्या था ना कि बहुत सारे महान महान व्यक्तित्व जो थे वो यहाँ पे शामिल हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। बट एक इंपॉर्टेंट बात जो आप याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी ने मना कर दिया था। महात्मा गांधी जी ने खुद को बोला, मतलब महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं इस चीज में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। उनके ओपिनियंस थे बट ही डिडंट पार्टिसिपेट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, बहुत ही सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, तो बहुत सारे और भी बहुत सारे मेंबर्स थे। आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्यू मेंबर्स, ओके। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो 9 दिसंबर 1946 को बनके रेडी हो गई। अब ये असेंबली इस टाइम पे बनके रेडी हो गई, तो अब देखिए असेंबली क्या होती है? बहुत बड़ी, लाइक अ पार्लियामेंट। ये जो असेंबली है ना, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? एक पार्लियामेंट का ही वर्जन है, ओल्ड वर्जन आप बोल सकते हैं इसे, ठीक है। कि जैसे आज आप टीवी पे देखते हैं ना, राज्यसभा चलती है, लोकसभा चलती है, उसी का एक वर्जन है। तो इसमें 3 कमेटीज बनाई गई कि एक थी मेजर कमेटी, एक माइनर कमेटी और एक थी ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। 3 कमेटीज बना दी गई और तीनों को काम सौंप दिया गया। देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, ये जो है बहुत सारे सोर्सेज से डिराइव हुआ है, ठीक है। देयर आर सो मैनी सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। और बहुत सारी कंट्रीज से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्ट किया है। बहुत सारी कंट्रीज से कहने का मतलब है, जैसे हमने पूरी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया और वहां से जो जो चीजें हमें अपने देश के अकॉर्डिंग सुटेबल लगी, उन्हें हमने सेलेक्ट करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लिया। समझ रहे हैं मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने क्या कंसेप्ट लिया? फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट वहां से लिया, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे देशों से हमने अलग अलग कंसेप्ट लिए हैं, ओके जी। अब देखिए, तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, ड्राफ्टिंग क्या होती है कि एक ड्राफ्ट तैयार करना किसी चीज़ का, डॉक्यूमेंट सब, मतलब एक फाइनलाइजेशन से पहले एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट सा तैयार करना, ठीक है। तो उसके चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इस कमेटी में 7 मेंबर्स थे। लगभग ये जितनी भी कमेटीज हैं इनमें ऐसे ही मेंबर्स थे, ठीक है। जैसे मेजर कमेटी में 8 मेंबर्स थे, ड्राफ्टिंग में 7 थे, माइनर में भी थे कुछ मेंबर्स, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए, जिस बंदे ने, जिस इंसान ने ड्राफ्ट तैयार किया, उसी को क्या कहा गया? चेयरमैन। इनका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, एंड आई थिंक ही वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट इंडियन आई हैव एवर सीन, ठीक है। बहुत सारे गुणी इंसान हुए हैं, बहुत सारे, बट ही इज वन ऑफ दोज इंटेलिजेंट्स दैट एवरीवन शुड रिस्पेक्ट, ओके। कभी बात करेंगे इनके बारे में भी, बट चलिए अभी देखते हैं, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एंड नेक्स्ट इज, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या क्या, पता होना चाहिए। आप एक भारतीय नागरिक हैं एंड आई थिंक यू शुड बी अवेयर कि जिस चीज पे आपका जीवन आधारित है, आपको उसके बारे में थोड़ा मालूमात तो होना चाहिए। सो कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है। तो अब जो संविधान है उसे क्या किया गया है? कुछ पार्टीशन कर दिया गया है। कोई भी चीज होती है ना, जैसे बुक्स होती हैं, अगर बुक्स में चैप्टर्स ना बनाए जाएं और इकट्ठा लिख दिया जाए, सो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू लर्न दैट, ओके, टू अंडरस्टैंड दैट। सो फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक, फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या किया गया है? इसे पार्ट्स में, मतलब इसे कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। तो संविधान के कितने हिस्से हैं? 22 पार्ट्स हैं। 22 पार्ट्स आर लाइक चैप्टर्स ऑफ द बुक। आप समझ लीजिए, पार्ट्स का मतलब है कि एक बुक है और उसके इतने चैप्टर हैं, 22 चैप्टर है मान लीजिए, ठीक है। अब उन 22 चैप्टर का कंटेंट क्या क्या है? 395 आर्टिकल्स थे उस टाइम पे। अब देखिए, मैंने 2 जगह लिखा है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। ये जो है, जब संविधान बना था ना,
जनवरी 1950 तक, उस टाइम पे ये थे एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ठीक है, लेकिन बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आज की बात करें तो धीरे धीरे समय के साथ इसमें और ज़्यादा एडिशंस हुई। तो आज कितने आर्टिकल्स हैं? 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। मीन्स हर एक चीज़ बढ़ गई है, आर्टिकल्स भी, पार्ट्स भी और शेड्यूल्स भी बढ़ गए। अब देखिए आर्टिकल, शेड्यूल क्या चीज़ है ये? व्हाट इज दिस आर्टिकल एंड व्हाट इज दिस शेड्यूल? देखिए आर्टिकल का मतलब होता है, आर्टिकल्स आर द गाइडलाइंस जो कि गवर्नमेंट, स्टेट और सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो उन गाइडलाइंस को फॉलो करेगी और आम जनता के लिए, पब्लिक के लिए रूल्स तैयार करेगी। ठीक है, सो आर्टिकल्स आर बेसिकली द गाइडलाइंस विच सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट विल फॉलो, ओके, फॉर क्रिएटिंग द फ्रेमवर्क। शेड्यूल्स, शेड्यूल्स क्या होते हैं कि जो चीजें आर्टिकल्स में मेंशन नहीं की गई, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो आर्टिकल्स में नहीं मेंशन की गई, दैट आर इन्वॉल्व अंडर द शेड्यूल्स। ओके जी, तो आज कितने हैं? 470, 25 और 12, 470 आर्टिकल्स। कितनी धाराएं, कितने अनुच्छेद हैं आपके संविधान में? तो 470 हैं, ठीक है, आर्टिकल्स जो हैं। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्ड एज, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिस्क्राइब किया गया? एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ये जीता जागता एक डॉक्यूमेंट है ना? जीता जागता क्या है? सांस ले रहा है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम लग रखा है और ये सांस ले रहा है, इट्स नथिंग लाइक दैट। बट लिविंग डॉक्यूमेंट क्या होता है? लिविंग होता है जिसको हम परिवर्तन कर सकते हैं, दैट इज अ लिविंग, है ना? लिविंग मतलब जिसमें हम चेंज ला सकते हैं, पॉसिबिलिटी टू चेंज। आया ना चेंज? आप देखिए पहले कितने थे? 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स, बट नाउ 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल। तो ये बदलाव ही तो है। तो जिस चीज में समय के साथ साथ बदलाव आ रहा है, समय के साथ जो चीज खुद को अडेप्ट कर रही है, दैट इज कि वो पॉसिबिलिटी टू चेंज है, इसलिए लिविंग डॉक्यूमेंट है। एंड दिस पॉसिबिलिटी टू चेंज को एक संविधान में टर्म दी गई है, दैट इज अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट मीन्स चेंज। ओके, सो इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल। अब देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, क्या होता है? पार्लियामेंट आपने टीवी पे कभी देखना, कैसे डिबेट करते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स जो होते हैं वो आपस में बहस करते हैं, ठीक है, दे डिबेट। लेकिन बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी उसी तरह से डिबेट हुआ उस टाइम पे। जब इतना बड़ा संविधान आप तैयार कर रहे हैं तो डिबेट तो होगा ही उसमें, ठीक है। तो इतना बड़ा संविधान तैयार करने के लिए केवल मात्र एक मुद्दा ऐसा था जिसपे कोई डिबेट नहीं हुआ, एंड दैट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफराज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल सफराज? दैट इज आप सबको मत देने का अधिकार, राइट टू वोट टू एवरी इंडियन सिटीजन। ओके, तो ये अधिकार आपको दिया गया। ओके, हम मूव ऑन करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ, दैट व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, एंड आई होप अगर एक बार आप इस वीडियो को सुन लेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सम बेसिक आइडिया अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एज एन इंडियन सिटीजन, दैट व्हाई, क्यों, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों संविधान की जरूरत है, क्या चीज है ये। ठीक है, Why do we need कॉन्स्टिट्यूशन? आखिर ये संविधान बना ही क्यों है, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? सोचो, सोच के देखा है क्या कभी आप लोगों ने? नहीं सोचा है तो आज सोच के देखिए कि why do we need कॉन्स्टिट्यूशन। सो कुछ रीजंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है, कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। ये हमें, या हम आम जनता, पब्लिक है ना, पब्लिक, अगर देखिए पब्लिक को संविधान, मैंने आपको क्या बताया, एक मौलिक सिद्धांत है, रूल्स हैं, जो कायदे कानून सभी को फॉलो करने हैं। अगर ये रूल्स नहीं होंगे तो भगदड़ मच जाएगी। एक बोलेगा मेरी बात सुनो, दूसरा व्यक्ति बोलेगा मेरी बात सुनो, बिकॉज एवरीवन इन दिस वर्ल्ड हैज डिफरेंट ओपिनियंस। हर एक इंसान का ओपिनियन क्या है? अलग अलग है। सो हर एक इंसान क्या बोलेगा कि मेरी बात सही है, दूसरा बोलेगा आई एम राइट, तीसरा बोलेगा आई एम राइट, एंड सो ऑन। एवरीवन विल हैव देयर ओन ओपिनियंस, एंड अल्टीमेटली क्या होगा? देयर विल बी ह्यूज फाइट, डिस्टर्बेंस, क्राउड, भगदड़ मच जाएगी। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए कि एक तालमेल, एक बैलेंस रहे, कोऑर्डिनेशन रहे, इसीलिए क्या बनाया गया? कुछ बेसिक रूल्स बनाए गए। क्या बनाए गए? बेसिक रूल्स। और उन्हीं बेसिक रूल्स का कलेक्शन संविधान है। तो जो रूल्स सभी को फॉलो करने हैं। अब देखिए ना, सब लोगों के लिए अगर एक जैसे रूल होंगे तो सब लोग अपनी हद में रहेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर रूल्स नहीं होंगे तो हर कोई अपनी मनमर्जी करेगा। सो बेसिक रूल्स बनाए गए ताकि कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस सभी इंसानों के लिए रहे। समझ रहे हैं? तालमेल रहे एक। नाउ टू स्पेसिफाई, सेकंड क्यों नीड है कॉन्स्टिट्यूशन की? टू स्पेसिफाई द डिसीजन मेकिंग पावर, कि अगर संविधान में नहीं लिखा गया होता ना, ये संविधान नहीं होता, तो हर बंदा बोलता कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही है,
हर इंसान ऐसे बोलता, या फिर राजाशाही तानाशाही चल पड़ती। सुना होगा आपने तानाशाही, कि एक राजा है और वो अपने अकॉर्डिंग पूरे दुनिया को चला रहा है। तो ऐसे नहीं हो सकता ना, या राजा राज्यवाद ऐसा चलता रहता। संविधान इसलिए है ताकि एक सेंटर पे गवर्नमेंट बना दी जाए और वही सरकार क्या करेगी, हमारे लिए नियम क्रिएट करेगी और हम सब उन नियमों का पालन करेंगे। भाई करना ही पड़ेगा वरना सजा मिलेगी, ठीक है। सो टू स्पेसिफाई द डिसीजन मेकिंग पावर, तो संविधान ने क्या किया, कोऑर्डिनेशन के लिए डिसीजन मेकिंग पावर बता दी कि हाँ जी ये जो नियम बनाएंगे वो सबको पालन करने पड़ेंगे। तीसरा, संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए गवर्नमेंट, सरकार के हाथों में, गवर्नमेंट के हाथों में हमने पावर तो दे दी, वी गेव द पावर टू द गवर्नमेंट कि आप हमारे लिए रूल्स बना दीजिए। पर अब क्या होता है, जरूरी नहीं है ना कि हर टाइम गवर्नमेंट सही काम ही करेगी। हो सकता है कि जो गवर्नमेंट में भी तो इंसान ही बैठे हैं ना, तो वो भी तो गलत डिसीजन ले सकते हैं और आम जनता उससे ना एग्री करे, पब्लिक ना एग्री करे, तो उसका विरोध करने के लिए या उस चीज से बचने के लिए हमें क्या दिए गए, फंडामेंटल राइट्स। सो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, मौलिक अधिकार। 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिए गए हैं और हर एक इंडिविजुअल के जीने के लिए वो बहुत बहुत महत्व रखते हैं। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट फंडामेंटल राइट्स, ओके, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे आई थिंक बहुत लेंथी हो रहा है एंड यू विल गेट बोर। सो लिमिटेशन ऑन पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, तो कैसे लिमिट लगाते हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो सरकार पर एक लिमिट की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट इज एस्पायरेशंस एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी। एस्पायरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी कहने का मतलब कि जो संविधान है ना, इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं, इसमें गाइडलाइंस दी गई हैं, उन्हीं को फॉलो करके हम क्या करते हैं, अपने गोल्स को अचीव करते हैं। सरकार कुछ चीज़ों को क्या करती है, लीगली एनफोर्सेबल, मीन्स कानूनी तौर पर कानून बनाती है सरकार और उस कानून का पालन करके ही हम क्या करते हैं, जीवन में अपने नियम, अपने गोल्स को अचीव करते हैं और जिससे एक बेहतर सोसाइटी का निर्माण होता है। सरकार हमें वेलफेयर मेजर्स देती है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। जैसे सरकार जैसे बहुत सारी स्कीम्स चलाती है ना, बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स हैं, गरीबों के लिए योजनाएं चलाई गई हैं, तो वो सारा इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट इज लास्टली द वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू से इज कि कॉन्स्टिट्यूशन तो सबके पास है, हर एक देश का। हमारा जो देश है ना भारत, वो एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक मीन्स लोगों का तंत्र है, पब्लिक राज करती है ना, पब्लिक चुनती है अपना शासन। प्राइम मिनिस्टर कहीं ना कहीं कैसे आ रहा है, थ्रू पब्लिक ही आ रहा है ना, ठीक है। तो पब्लिक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है और वो रिप्रेजेंटेटिव मतलब जिसको हम वोट देंगे और आगे चल के हमारे लिए बेहतर डिसीजंस लेते हैं, कानून बनाते हैं, ठीक है। तो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रिजर्व करता है फ्रीडम एंड इक्वालिटी। देखिए चाहे जिंदगी की बात कर लीजिए, चाहे संविधान की बात कर दीजिए, आज़ादी किसको नहीं प्यारी होती, चाहे वो आप नॉर्मल घर पे ही देख लीजिए, ठीक है। हर एक इंसान आज़ादी चाहता है और घुट घुट के जीना इज अ वेरी आई थिंक उससे बड़ा सिन कोई नहीं है, ठीक है। सो प्रिजर्व द फ्रीडम एंड इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स समाज में समानता, जो कि आज भी नहीं आई है। बहुत दुख होता है मुझे ये कहते हुए कि आज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, लोग वैसा ही भेदभाव करते हैं। इस चीज़ को जितनी जल्दी खत्म हो सके, एक यूनिटी वाला समाज बना के सब खुशी से जिए, सो आई थिंक दैट विल द बेस्ट थिंग, ओके। सो फ्रीडम एंड इक्वालिटी सिर्फ शब्दों में नहीं होनी चाहिए, वाकई में हर एक इंसान को अंदर से बदलना पड़ेगा, ठीक है। सो इट गिव्स एवरीवन इन द सोसाइटी अ रीजन टू गो अलॉन्ग विद इट्स प्रोविजन। बोलते हैं ना, एक अच्छी चीज क्या है कि आप में कोई ऐसी बात हो कि दुनिया आपका साथ देना चाहे, वैसे ही संविधान में ऐसे प्रोविजंस, ऐसे सिद्धांत होने चाहिए कि भाई सोसाइटी, दुनिया का मन करे कि मेरे को ये फॉलो करना है ना। संविधान में ऐसी बात होनी चाहिए कि लोग बोलें कि मेरे को ये फॉलो करना है, उन पे थोपा ना जाए, ओके, फोर्सफुली नहीं, लेकिन एवरीवन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक व्यक्ति उसको फॉलो करने की इच्छा करे सोसाइटी में। सो दैट इज अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो अब देखिए, मैं अंत में बस 1-2 लाइनें बोलते हुए विराम देना चाहूँगी इससे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये आज का मेरा लेक्चर जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपको सिर्फ एज अ इंडियन सिटीजन आई थिंक कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। हर एक भारतीय नागरिक को थोड़ा बहुत बेस तो पता होना चाहिए ना कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, क्यों ज़रूरत पड़ी, कहाँ से आया ये, ठीक है। तो आई थिंक एवरी इंडियन सिटीजन शुड बी अवेयर दैट व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्या क्या नियम है, क्या क्या कायदे कानून है, क्यों ये चीज़ आई, आप सोच के देखिए, ठीक है। लाइफ में छोटी सी चीज़ है, तो मेरी ये छोटी सी कोशिश आई होप आपको पसंद आई होगी एंड इसके बाद आई थिंक आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बहुत अच्छा आइडिया लग चुका होगा, मुझे पूरा विश्वास है। एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।